नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी कहानी सैलाब। सर गरूर बुलंद करके साहिल ने समुंदर से कहा, मेरी शान से ही तेरी शान है। समुंदर ने पुरजोर कहकहा लगाया और किनारे को बहा दिया। पंडित राधे श्याम एक जरूरतमंद पसंद अखबार के एडिटर और मालिक थे। उनका जमीन इस पुरजमुर्दा चिंगारी की तरह था जो खुशामद और चापलूसी की मानो राख के नीचे दब गई हो। कौमी तहरीर से वो दूर भागते थे। तकदीर पसंद अंजुमनों की कमजोरियों को बेनकाब करके उन्हें कोसना उनका रोज का मालूम था और इस खिदमत के इवज उन्हें सरकारी इश्तिहारात मिलते थे। अगर खचे के उनके अखबार की इस आदत चंदा हौसला अफजा न थी। उस वक्त जब सूबा भर के अखबारात कौमी तहरीक की हिमायत कर रहे थे, नौजवानों की कुर्बानियों पर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, नमक के कानून को तोड़ने की तकलीन करते हुए उसके पर्दे में वो देर से सोई हुई कौमी तकरीर की बेदारी के ख्वाब देख रहे थे। उनके दिन रात तहरीक की मुखालित करने में सर्फ हो रहे थे। वो तहरीक के खिलाफ लिखते थे, उसके मुहरिकों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, कौम की ताकत और वक्त एक निहायत फजूल और बेमानी तहरीक के लिए सर्फ किए जा रहे हैं। मुल्क में बीसियों किस्म के टैक्स वसूल किए जाते थे। नमक का टैक्स कोई बड़ा भारी टैक्स नहीं था। अगर उसे मनसूख भी कर दिया जाए तो इससे कोई खास फायदा नहीं पहुंचेगा। 60,000, सिर्फ 60,000। हालांकि लाखों रुपया ऐशो इशरत में सर्फ हो रहा था। लेकिन जब उन्हें कोई बताता कि नमक के टैक्स का बार मुस्फिल लोगों पर ज्यादा पड़ता है और गरीबों के लिए 60,000 रुपया 60 लाख के बराबर है, तो वो एक फीकी हंसी हंसकर बेजारी से सर हिला देते थे। वो सिर्फ नमक की तहरीक के खिलाफ हो, ये बात नहीं थी। वो हर तरक्की पसंद तहरीक के खिलाफ थे। वो उन कदामत पसंद लोगों में से थे जो ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान के लिए रहमत तस्वुर करते और सोचा करते हैं कि अगर ये राज न रहा होता तो हिंदुस्तान में फिर अबतरी का दौर हो चला जाएगा। सूबा भर के अखबार और रिसाले उनका मजाक उड़ाया करते थे। अपने गपशप के कालमों में उन सब फप्तियां कसा करते थे। अंग्रेजी दानों में वो यस मैन और उर्दू वालों में जी हुजूरिये के नाम से मशहूर थे। लेकिन उन्हें इस बात की शर्म न थी, बल्कि सरकार की खुशनदी हासिल करने में, इश्तिहारत लेने में उनके हमसरों के लिए यह बड़ी खयाताब बात उनके काम में आते थे। और सितम जरीफ ये कि उनके अखबार का नाम रहबर था। कांग्रेस की तरफ से शहर में नमक के कानून को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। एक अजीमुशान जुलूस की तैयारियां हो रही थी। प्रोग्राम मुस्तरब हो चुका था। इतवार का दिन था और अखबारों में चूंकि छुट्टी थी, इसलिए हर अखबार ने अपने जमीनें निकालने का इंतजाम कर रखा था और लोग बड़ी बेताबी से इनका इंतजार कर रहे थे ताकि सही प्रोग्राम से रुशासन हो सके। कमला भी घर के काम काज से फारिग होकर अखबार की मुंतजिर थी। वो पंडित राधे श्याम की आजाद ख्याल बीवी थी। वो हमेशा रहबर ही पढ़ते थे। वे दफ्तर में चाहे कितने अखबार मंगाए, लेकिन घर में उनसे एक को एक भी न जाने देते। और कमला हमेशा चाहा करती थी कि वो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखे। अपनी सहेलियों से वो सुनती थी, अगर कच्चे उसका एक लफ्ज भी अपने खाबंद के सामने जबान से न निकालने देती थी। लेकिन वो चाहती थी कि उसके ख्वाबंद ये सब चापलूसी छोड़ दे। खुशामद की सारी ये खुददारी की आंधी भली, लेकिन अपने ख्वाबंद के मुंह पर उसने कभी कुछ भी न कहा था। चपरासी आकर रहबर का जमीना फेंक गया। इस 2 वर्ग के अखबार में भी उन्होंने इस तहकीक के खिलाफ एक छोटा सा लीड लिख रखा था। रंज और गुस्सा के मारे कमला ने अखबार के पुर्जे पुर्जे कर दिए और उन्हें कोने में फेंक कर कोच में धंस गई। तभी उनके खाबंद रहबर के
कदामत पसंद एडिटर श्री राधे श्याम कमरे में दाखिल हुए। फटे हुए अखबार के पुर्जों को देखकर उन्होंने जरा तीखे लहजे में कहा, ये क्या बेहुदगी है। कमला चप कोच कर बैठी थी। उन्होंने फिर गरज कर कहा, ये क्या बेहुदगी है। कमला अब के भी चुप रही। उसने सिर्फ एक बार अपने खावंद की तरफ आंख उठाकर देखा। बरस सी पड़ने को तैयार बादल की तरह उसकी आंखें भरी हुई थी। राधे श्याम आहिस्ता से उसके पास कोच पर बैठ गए। उन्होंने कहा, देख कमला, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये सब झगड़ा बिल्कुल नापसंद है। बाहर ही मेरी कम मुखालिफ नहीं होती जो घर में की इस जरूरत की बाकी रह जाए। आज मुखालिफत की वजह क्यों पैदा करते हैं। पंडित राधे श्याम ने फिर जोर से कहा, मैं हर फजूल तहरीक की तकलीद नहीं कर सकता। मैं न आम लोगों की तरह दिमाग से आरी हूँ कि जो कोई कहे उसे मानकर अंधाधुंध उसकी तकलीद करूं। न मैं बेकार हूँ कि कुछ करते रहने के लिए हर तकरीर का फायदा उठाने की कोशिश करूं, और न मुझे शोहरत की तमन्ना है कि आवाम को गलत रास्ते पर लगाकर अपनी लीडरी का काम रखूं। कमला ने चीख कर कहा, आप देश का कुछ फायदा नहीं कर सकते तो देशभक्तों को गालियां तो न दे। अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए कोई दूसरा बहाना आपके पास नहीं है क्या। और साड़ी के दामन में मुंह छुपाकर वो रोने लगी। राधे श्याम हंसे। खुदगर्जी, जेर लब उन्होंने कहा और फिर बोले, सदा लव आवाम को छोड़कर कौन गरजमंद नहीं। सब अपनी अपनी गरज के लिए तहरीकों का फायदा उठाते हैं। किसी को इज्जत की तमन्ना है, किसी को शोहरत की, किसी को काम की ख्वाहिश है, किसी को नाम की। मुझे उनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर मैं क्यों मुफ्त में आवाम को धोखा दूं। जो मुनासिब समझता हूँ लिखता हूँ। कमला अब कुछ भी न कहना चाहती थी, लेकिन रुक न सकी। उसने कहा, यूं क्यों नहीं कहते कि ऐशो आराम आपको इतना प्यारा है। ये बड़े बड़े कमरे, ये कुर्सियां मेज, ये काउच, ये कीमती कपड़े और ये सब ऐशो आराम के सामान आपको इतने अजीज है कि इसकी खातिर आप अपने जमीर को फरोख्त कर सकते हैं। तो क्या मैं अकेला ही इन सब को इस्तेमाल करता हूँ। क्या तुम्हारे आराम के लिए मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने गरज कर कहा, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और वो उठकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ लम्हा तक महबूब से आधे राधे श्याम वहीं बैठे रहे। फिर वो हंसे और जेर लब उन्होंने कहा, बेवकूफ, और फिर औरत। और बेचारी ने सर हिलाकर वो उठे और बाहर चले गए। कानून नमक को तोड़ दो, कानून नमक को तोड़ दो, कानून नमक को तोड़ दो। और फिर लंगोटी वाले की जय और वंदे मातरम। पंडित राधे श्याम बाजार के एक कोने में खड़े जुलूस देख रहे थे। जो जो जुलूस गुजरता जाता, लोग दुकानें से उठकर, काम छोड़कर उसके साथ शामिल होते जाते। मर्दों औरतों का एक बेपनाह हुजूम था। एक समुंदर था कि बहता बहता चला जा रहा था। सबसे आगे बाल भारत के सभा के लड़के थे। मासूमियत के नन्हे अवतर छोटे छोटे झंडे लिए कानून नमक तोड़ दो के नारे लगाते जा रहे थे। उनके चेहरे जोश की वजह से सुर्ख हो रहे थे और उन पर एक जलाल बरस रहा था। थकावट की उन्हें परवाह न थी, धूल की या धूप की उन्हें फिक्र न थी। बस एक ही धुन थी कि जब उनका नायक ऊंची आवाज में कहे, कानून नमक, तो वो उछल कर झाड़ियां हिलाकर उससे भी ऊंची आवाज में नारे लगाए, तोड़ दो। वहीं खड़े खड़े राधे श्याम को महसूस किया जैसे उनका भी दिल एक मासूम बच्चे के काबिल में चला गया है और वो उन बच्चों के साथ इस अफसानी समुंदर में लहरों सा बहा जा रहा है। तभी वो चौंक पड़े। एक टोली के आगे आगे एक शख्स बेतरह उछल रहा था। चेहरा जोश से सुर्ख था। सर के बालों की कमीज के गिरेबान या आस्तीनों की उसे कुछ भी चिंता न थी। जुनूनियों की तरह वो उछल कर और बार बार वो सामने खला में इशारा करके कहता था, ओह की आया है। और सारी की सारी टोली चिल्ला उठती थी, इनकलाब। और ये शख्स शहर का
मशहूर वकील था। MALB पंडित जी के सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो दूर तक उसे देखते रहे, उछल उछल कर यही नारा लगाते देखते रहे। जब वो चौंके तो फिजा में लेडी वॉलंटियरों का गीत गूंज रहा था और बाजारों की छतों पर बैठी हुई औरतें उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर गाने लगी थीं। असी चीन लावेंगे, कानून नमक नू तोड़ के असी चीन। पंडित जी की आंखें खुली की खुली रह गई। सबसे आगे आगे हाथ में कौमी झंडा उठाए कमला उनकी अपनी बीवी गा रही थी, असी चीन लगावेंगे, और सबकी आवाज में आवाज मिलाकर गा रही थी, कानून नमक नू तोड़ के। ख्वातीन का जुलूस गुजर गया। उसके बाद शहर के सरकर्दा लीडर नमक बनाने का सामान उठाले चले आ रहे थे। छतों से और दुकानों से उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। उनके चेहरे मालूम से दोगुने मालूम होते थे और उनके बाद हजारों का हुजूम जैसे बहता हुआ चला रहा था। पंडित जी अपनी जगह से उतरे और हुजूम में शामिल हो गए। तभी किसी ने जोर से नारा लगाया, कानून नमक को सब बोलो तोड़ दो। हुजूम की इस आवाज में पंडित राधे श्याम की आवाज भी शामिल थी, लेकिन ये आवाज मुख्तलिफ नहीं थी, अपने भाइयों की आवाज से हम आहंग एक आवाज। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।